ये अभी आर्टिकल नंबर 7, इसमें हमें देखने हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ही इलास्टिसिटी मॉडुलस। तो इलास्टिसिटी मॉडुलस जो है यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी हमें टाइप्स देखनी है। इसकी 3 टाइप्स होती है बेटा, क्योंकि हमने पिछले ही लेक्चर में, पिछले ही वीडियो में हमने देखा कि भाई स्ट्रेस के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, 3 टाइप्स है। एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस दूसरी, और तीसरी शियरिंग स्ट्रेस। इसी प्रकार से स्ट्रेन के भी 3 प्रकार है, 3 टाइप्स है। एक है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरी वॉल्यूम स्ट्रेन, और तीसरी शियरिंग स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी ही होता है ये इलास्टिसिटी मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसलिए इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप्स आते हैं। कितने? 3 टाइप्स। एक यंग्स मॉडुलस आता है जो कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। दूसरा बल्क मॉडुलस आता है, ये कैपिटल के से हम डिनोट करते हैं। और तीसरा जो है वो आता है रिजिडिटी मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि हम ईटा से डिनोट करते हैं। किससे? ईटा से। ईटा का सिंबल बरोबर ख्याल में रखिए, ये इस प्रकार से, मतलब ये ऐसे यन हम ड्रॉ करते हैं और उसको ऐसी टेल, ईटा, ये सिंबल ईटा। ओके, तो भाई ये हमें टाइप्स देखनी है उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। कितने टाइप्स बताई फिर मैंने? बताओ, 3 टाइप्स बताई है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। बरोबर कॉन्सेंट्रेट करो। इसमें हमें उसका पहले फॉर्मूला बताना है, फिर डेफिनेशन बतानी है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसका फॉर्मूला, और इसके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशंस, इसके बारे में बता दूं मैं। देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होता है और डायमेंशन होता है वही इन तीनों का होता है। मतलब इसी प्रकार से कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फादर समझो और ये 3 उसके बच्चे, बरोबर। तो फादर का जो डीएनए रहेगा वही उन बच्चों का डीएनए रहेगा। तो वही बात यहाँ अप्लाई करो कि जो भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट होता है, क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन L-1 M1 T-2, जो कि मैंने आपको लास्ट पीरियड में, लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझा के बताया। तो ये तीनों के भी वही रहेंगे। क्लियर? हाँ, तो अब ध्यान दीजिए कि भाई ये 3 टाइप्स कौन सी है, पूरा हमें डिटेल में देखना है। तो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कितने टाइप्स बताए भाई अभी मैंने? 3। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। तो ये देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और फिर उसके हम 3 टाइप्स बना रहे हैं। तो ये देखो, ये पहला कौन सा रे बाबा? यंग्स मॉडुलस। दूसरा बल्क मॉडुलस। पहला यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है, दूसरा बल्क मॉडुलस के से डिनोट किया जाता है, और ये तीसरा रिजिडिटी मॉडुलस, ये ईटा से डिनोट किया जाता है। अब पहले इसका फॉर्मूला, तो यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो फिर इसकी अगर डेफिनेशन हमें देखनी है तो क्या होगी? यही फॉर्मूले से हम उसकी डेफिनेशन बताएंगे। तो y यानी रे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज, और ये देखो रेशो है ना रे दोनों का,
इसलिए यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ क्या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। जब आप शब्द रेशो यूज करते हो तो अपॉन को क्या बोलना, टू। तो फिर से डेफिनेशन बताओ फॉर्मूले से। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में अभी मैं पहले आपको इधर साइड में फिगर बता देता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन पे आता हूं। तो साइड में इधर पहले वही फिगर जो हमने इसके पहले लेक्चर्स में वीडियोस में देखा था। एक वायर हमें कंसीडर करनी है जिसका एक एंड किसको अटैच किया, रिजिड सपोर्ट को यानी सीलिंग को। दूसरे एंड पे क्या लगाया हमने, एक डिफॉर्मिंग फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स। तो वायर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। उस इंक्रीज इन लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन या इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ। तो फिगर छोटी सी पहले बरोबर समझ लो कि भाई ये एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट यानी सीलिंग, रिजिड सपोर्ट। और ये वायर है, देखो ये वायर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल यल। इसके एक एंड को हमने रिजिड सपोर्ट यानी सीलिंग को फिक्स कर दिया। दूसरा जो एंड है वहां पे हमने क्या लगाया, ये एफ यानी डिफॉर्मिंग फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स यानी ही होता है वेट जो हमने लगाया वहां पे, और ये वेट यानी होता है यम इंटू जी, जहाँ यम यानी मास यानी लोड और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वायर की लेंथ थोड़ी सी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्मॉल एल से वो लेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। और इस इंक्रीज इन लेंथ यल को मैंने अभी चार नाम बताए। क्या बताया, चार नाम बताओ। एक तो इलॉन्गेशन या फिर एक्सटेंशन या फिर इंक्रीज इन लेंथ या फिर चेंज इन लेंथ। यस, तो यही फिगर। अच्छा, इसका जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये एरिया, ये देखो ये जो है ये इसका एरिया ए और ये पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया ए को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्या बोला जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। और वो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर यानी उस वायर का रेडियस, क्या रेडियस। तो आइए फिर एक्सप्लेनेशन में, जो अभी मैंने आपको बताया यही तो एक्सप्लेनेशन है रे भाई। तो देखो एक्सप्लेनेशन, कंसीडर ए वायर, वही वायर जो अभी बताई, ऑफ ओरिजिनल लेंथ यल, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ यल, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वो बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। लेट एफ बी द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड टू इट, उस वायर के ऊपर एफ इतना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, क्यों, टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय स्मॉल एल, ताकि उसकी लेंथ कितने से इंक्रीज हो, स्मॉल एल से। तो फिर ये टर्म कौन रे, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, देखो जो फोर्स लगाया एफ अपॉन वो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया उस वायर का। तो कितना फोर्स अप्लाई किया, तो आप बोलेंगे सर एफ। कितना एरिया है उस वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर ए। हो गई ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस खत्म। फिर क्या है ये, सर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बताओ चेंज इन लेंथ कितनी, सर स्मॉल यल। चेंज इन लेंथ देखो स्मॉल यल, यानी वो इलॉन्गेशन यानी एक्सटेंशन, अपॉन ओरिजिनल लेंथ देखो सर कैपिटल यल। तो हो गई ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन।
तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के जो फॉर्मूले आए हैं ये इस y में रखो, तो y वैसा ही इक्वल टू वैसा ही लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यानी ये फोर्स अपॉन, ये देखो फोर्स अपॉन एरिया, है या ना बोलो, फोर्स अपॉन एरिया ये वाला, अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोलो तो ये स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अच्छा, तो y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही ये f अपॉन ए वैसे ही, डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो नीचे का टर्म है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब कैपिटल एल बाय स्मॉल एल। तो ये आ गया भाई फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखो ये, तो y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। अभी f की वैल्यू mg होती है, देखो फिगर में f की वैल्यू क्या है mg, तो f के जगह mg यल वैसे अपॉन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया a की वैल्यू बताई पाई आर स्क्वेयर, और ये स्मॉल एल वैसे ही, तो y की वैल्यू ये आई। ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, बस ये अलग अलग स्वरूप में लिखिए, f की जगह mg और एरिया के जगह पाई आर स्क्वेयर। इसके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशंस वही रहेंगे जो इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रहेंगे। अभी मैंने बताया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो फादर और ये तीन उसके बच्चे, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, डायमेंशंस है, वही रहेंगे। तो क्या रहेगा इस y का एसआई यूनिट, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस L -1 m1 T -2, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन। अभी आएंगे हम दूसरे टर्म पे, यानी बल्क मॉडुलस। तो बल्क में इक्वल टू होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इसकी भी डेफिनेशन हम देखेंगे रेशो के रूप में। तो देखो K यानी कौन रे, बल्क मॉडुलस, इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज, ये क्या है रेशो, तो क्या हुआ द रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, है या ना। तो फॉर्मूले से फिर से डेफिनेशन बताओ, bulk modulus is defined as the ratio of volume stress to volume strain, है या ना। अब इसकी फिगर जो है वो भी बताता हूँ, चलो इसकी फिगर यही बताता हूँ। तो मान लो ये है कौन, बलून या फुटबॉल, यानी स्पेरिकल बॉडी, कैसी बॉडी, इसका वॉल्यूम है v, कितना है वॉल्यूम इसका, और इसका सरफेस एरिया है a, क्या है सरफेस एरिया, बाहर से इसके ऊपर हमने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, क्या लगाया, तो फिर ये बॉडी छोटी हो जाएगी ना, तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ ना। वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे सर इतने से ये चेंज हुआ सर, ये वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो डीवी से चेंज हुआ, डीवी से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ रे बाबू, क्या हुआ, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है डीवी से तो प्रेशर बढ़ता है डीपी से, प्रेशर बढ़ता है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ता है। हाँ, तो यही बात अभी यहाँ एक्सप्लेनेशन में जो बताई वही यहाँ से देख लो फिर से। तो एक्सप्लेनेशन, कंसीडर ए बॉडी यानी स्पेरिकल बॉडी, जैसे कि बलून और फुटबॉल, ऑफ वॉल्यूम v, उसका वॉल्यूम v, लेट समझो यब भी द फोर्स अप्लाइड, ये देखो यब इतना फोर्स लगाया उसके ऊपर, टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय dv, ताकि उसका वॉल्यूम रे डिक्रीज हो सके dv से, एंड टू इंक्रीज इट्स प्रेशर बाय dp, और प्रेशर बढ़ सके dp से, है ना।
तो फिर पहली बात ये वॉल्यूम स्ट्रेस, तो वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। फोर्स अप्लाई किया, ये देखो यहाँ पे इतना फोर्स अप्लाई किया, और सरफेस एरिया उस बॉडी का यानी बलून का कितना है, तो सर ए है, और फोर्स अपॉन एरिया यानी होता है प्रेशर, और इस केस में चेंज इन प्रेशर यानी वो इंक्रीज इन प्रेशर। कितना रे इंक्रीज इन प्रेशर, डीपी। तो फोर्स अपॉन एरिया यानी डीपी, ये आ गई वॉल्यूम स्ट्रेस। फिर दूसरा टर्म है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन यानी होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम यानी वो वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ डीवी, तो वो डीवी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आप देख सकते हैं उसका क्या है वी। आप बोलेंगे सर माइनस साइन क्यों लिखे, अरे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना रे बाबू, तो डिक्रीज हुआ इसलिए माइनस साइन। क्लियर क्या, हाँ। तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम स्ट्रेस मिल गई, वॉल्यूम स्ट्रेन भी मिल गए उनके फॉर्मूले, तो फिर यहां से ये देखो के, तो के वैसा ही इक्वल टू वैसा ही वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये देखो डीपी अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला ये माइनस डीवी बाई वी है ना। तो के वैसा ही इक्वल टू वैसा ही, ये माइनस साइन नीचे लिखा क्या ऊपर लिखा क्या एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये डीपी वैसे ही, ये डिवीजन के जगह मल्टीप्लाई किया तो ये डीवी बाई वी हो जाता है रिवर्स, तो वी चला गया अप, डीवी रह गया नीचे। तो के का फॉर्मूला जो आया माइनस वी डीपी बाई डीवी, माइनस क्यू तो बताया कि वॉल्यूम क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। इसके भी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशंस यही रहेंगे जो इसके हैं, वही रहेंगे। अभी तीसरा टर्म जो है वो है रिजिडिटी मॉडुलस ईटा। रिजिडिटी मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने बताया, ईटा इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। डेफिनेशन उसी फॉर्मूले के ऊपर से आती है। ये ईटा यानी कौन रे, रिजिडिटी मॉडुलस इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज, और ये रेशो है इसलिए द रेशो ऑफ किसका रे, रेशो शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन। फिर से बताओ फॉर्मूले से, rigidity modulus is defined as the ratio of shearing stress to shearing strain। इसका एक्सप्लेनेशन बताने के लिए इसकी भी एक छोटी सी फिगर है, तो इसकी छोटी सी फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये देखो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ए बी सी डी, इसके ऊपर ये अपर सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया एफ अपर सरफेस की डायरेक्शन में। अपर सरफेस मूवेबल है लेकिन लोअर सरफेस जो है सीडी वो फिक्स्ड है। अपर सरफेस मूवेबल होने के कारण ये ए1 तक शिफ्ट हुआ और बी B1 तक शिफ्ट हुआ, तो नया जो शेप है वो ये आ गया A1 B1 DC, मतलब A1 B1 CD जो दिख रहा है ये उसका शेप हुआ। क्लियर क्या, तो A B इसको मैं नाम दे देता हूं C और इसको D, A B C D। तो पहला सरफेस था A B C D, अब चेंज होके हो गया A1 B1 CD। तो यहाँ पे ये देखो एक एंगल थीटा तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, थीटा। हाँ, तो ये जो थीटा तैयार हुआ इसको बोला जाता है एंगल ऑफ शियर या एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ शियर या एंगल ऑफ ट्विस्ट। हाँ, ये थीटा को लगे तो यहां मेंशन कर देता हूं, एंगल ऑफ शियर और एंगल ऑफ ट्विस्ट। हाँ, क्योंकि वो
ट्विस्ट हुआ ना, वो सरफेस क्या हुआ, ट्विस्ट हुआ। अच्छा, तो यही कहानी अभी यहां पे बताता हूं, बरोबर ध्यान दो। तो एक्सप्लेनेशन, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ABCD। हाँ, वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या, रेक्टेंगुलर टेबल। लेट टेंजेंशियल फोर्स F इज अप्लाइड, टेंजेंशियल फोर्स F लगाया टू द अपर सरफेस AB। हाँ, ऊपर के सरफेस AB के ऊपर, कीपिंग लोअर सरफेस CD फिक्स, लेकिन लोअर सरफेस CD फिक्स्ड है। क्या है रे बाबू, फिक्स्ड है। तो फिर शियरिंग स्ट्रेस, ये बाबू रे शियरिंग, पहले ये शियरिंग स्ट्रेस दिखी क्या, तो पहली शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू ये फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड, ये जो फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अपर सरफेस, अपर सरफेस का एरिया जिसके ऊपर फोर्स लगाया। हाँ, तो फोर्स अप्लाइड है F, और अपर सरफेस का सरफेस एरिया, ये जो है अपर सरफेस का एरिया हम A लेंगे। क्या लेंगे, A लेंगे। हाँ, तो ये आ गया शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। फिर रहेगी शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन यानी बरोबर, अब ध्यान दो, शियरिंग स्ट्रेन यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर, अपर लेयर यानी अपर सरफेस, उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी जितने से वो डिस्प्लेस हुआ। सर कितने से डिस्प्लेस हुआ, ये A1 या फिर B1, दोनों में से कोई भी एक लेना है। हाँ सर, तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर यानी A1 अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फिक्स लेयर, यानी ये अपर सरफेस का डिस्टेंस लोअर लेयर से, कितना डिस्टेंस है रे बाबू, ये देखो बरा, अपर सरफेस और लोअर सरफेस में ये डिस्टेंस AD, तो ये अपॉन AD, मतलब ये आ गया A1 अपॉन AD। लेकिन अभी आप यहां देखो, ये DA1 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, और यहां जो बेटा ये एंगल तैयार हुआ थीटा, बताओ बरा इसका tan थीटा, बताओ बरा मुझे tan थीटा यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड्स, है या ना, मतलब A1 अपॉन AD। अरे तो वही तो है हमारे पास, A1 अपॉन AD यानी क्या, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है, थीटा। आप बोलेंगे सर कैसे, तो यहाँ एक मैथ्स की छोटी सी बात बताता हूं कि इफ थीटा इज स्मॉल, जब थीटा क्या होता है, स्मॉल, तब tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है रे, थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है, थीटा ही रहती है। तो क्या आ गया, tan थीटा यानी थीटा। इसी थीटा को क्या बोलते, बोला मैंने, एंगल ऑफ शियर या एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो देखो शियरिंग स्ट्रेन आ गई थीटा, और शियरिंग स्ट्रेस आया था F/A, तो फिर अभी ये ईटा क्या आएगा, तो ईटा वैसे ही इक्वल टू वैसे ही शियरिंग स्ट्रेस यानी रे F/A अपॉन शियरिंग स्ट्रेन यानी क्या रे, थीटा। ओके, तो ईटा वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये F/A वैसे ही, और थीटा इसी डिवीजन में A के पास रहता है। तो ईटा इक्वल टू क्या आ गया, F/A थीटा। इसका भी SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशंस वही रहेंगे जो इन दोनों के थे। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फादर समझो, उसके ये 3 बच्चे, तो जो फादर के SI CGS यूनिट डायमेंशंस है वही इन तीनों के है, जो कि मैंने यहाँ भी बताए, और पिछले लेक्चर, पिछले वीडियो में भी मैंने डिटेल में वो आपको SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशंस बताए हैं। ओके।